क्वेश्चन है डिमांड कर्व एस्टिमेशन इज टिपिकली डन बाय। जो डिमांड कर्व एस्टिमेशन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? बाय सेलर, बाय बायर, बाय पब्लिक, या फिर बोथ ए एंड बी, यानी कि सेलर और बायर दोनों के द्वारा किया जाता है डिमांड कर्व एस्टिमेशन। तो ये बोथ ए एंड बी यानी सेलर और बायर दोनों के द्वारा किया जाता है डिमांड कर्व एस्टिमेशन। Dash is the graphical representation of the relationship between the price of a good and the quantity of that good consumers are willing to pay at certain price at a point of time। तो नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा है जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें कि रिलेशनशिप शो होता है प्राइस ऑफ ए गुड एंड द क्वांटिटी ऑफ दैट गुड कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे एट ए सर्टेन प्राइस एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। तो पावर कर्व होता है, सप्लाई कर्व होता है, लीनियर डिमांड कर्व होता है, या फिर नन ऑफ द एबव, ऊपर में से कोई सा भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन इज लीनियर डिमांड कर्व। लीनियर डिमांड कर्व जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि रिलेशनशिप शो करता है प्राइस ऑफ ए गुड एंड द क्वांटिटी ऑफ द गुड कंज्यूमर आर विलिंग टू पे एट सर्टेन प्राइस एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट है लीनियर कर्व्स रेयरली एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड बिकॉज डिमांड डिपेंड इन लार्ज पार्ट ऑन। तो जो लीनियर कर्व होता है वो रेयरली एग्जिस्ट होता है रियल वर्ल्ड में बिकॉज क्योंकि डिमांड डिपेंड करता है किस चीज़ पे? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन पे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, या फिर नन। तो करेक्ट ऑप्शन इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे जो है डिमांड जो है डिपेंड करता है लार्जली, इसलिए लीनियर कर्व रेयरली जो है वो एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है लीनियर डिमांड कर्व इज डिनोटेड एज। तो जो लीनियर डिमांड कर्व होता है कैसे डिनोट किया जाता है? P इज इक्वल टू ए माइनस बी कैपिटल डी, या फिर P इज इक्वल टू बी माइनस ए डी, डी इज इक्वल टू बी माइनस ए पी, या फिर डी इज इक्वल टू ए माइनस बी पी। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी इज इक्वल टू ए माइनस बी कैपिटल पी। इससे जो है लीनियर डिमांड कर्व डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है डैश इज द यूज ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस बाय ए कंपनी टू डिटरमाइन हाउ कस्टमर विल रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस थ्रू डिफरेंट चैनल। इट इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द प्राइस दैट द कंपनी डिटरमाइन विल बेस्ट मीट इट्स ऑब्जेक्टिव सच एज मैक्सिमाइजिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो नीचे प्राइसिंग ऑफ प्राइस ऑप्टिमाइजेशन, प्राइस मैक्सिमाइजेशन और प्राइस मैक्सिमाइजेशन, प्राइस मिनिमाइजेशन और प्राइस मैक्सिमाइजेशन, ये तीन ऑप्शन है, या फिर चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा जो है एक मैथमेटिकल एनालिसिस है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मैथमेटिकल एनालिसिस है जो कि कंपनी यूज करती है टू डिटरमाइन हाउ कस्टमर विल रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट प्राइस फॉर इस प्रोडक्ट एंड सर्विस थ्रू डिफरेंट चैनल? तो ऑप्शन इज प्राइस ऑप्टिमाइजेशन। प्राइस ऑप्टिमाइजेशन क्या है? एक मैथमेटिकल एनालिसिस होता है जो कि कंपनी यूज करती है। इन्फॉर्मेशन यूज इन प्राइस ऑप्टिमाइजेशन इंक्लूड थिंग्स लाइक। तो प्राइस ऑप्टिमाइजेशन में जो इन्फॉर्मेशन यूज़ किया जाता है वो कुछ चीज़ इंक्लूड करती है जैसे कि कस्टमर सर्वे डेटा, डेमोग्राफिक एंड साइकोग्राफिक डेटा, हिस्टोरिक सेल्स डेटा, या फिर डी ऑल ऑफ द एबव। यहाँ कस्टमर सर्वे डेटा में ए मिसप्रिंट है। तो इन्फॉर्मेशन यूज इन प्राइस ऑप्टिमाइजेशन इंक्लूड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। तो प्राइस ऑप्टिमाइजेशन में जो इन्फॉर्मेशन यूज होता है उसमें कस्टमर सर्वे डेटा भी यूज़ करते हैं, डेमोग्राफिक एंड साइकोग्राफिक डेटा यूज़ करते हैं, हिस्टोरिकल सेल्स डेटा भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वाई मेनी कंपनीज फेल एट प्राइसिंग। तो बहुत सारी कंपनीज जो है प्राइसिंग पे फेल हो जाती है, क्यों? ऑप्शन है गेस करती है इसलिए, नॉट प्राइसिंग फॉर वैल्यूज के लिए प्राइस नहीं करती है, मिसअंडरस्टैंडिंग टायर्स, वो मिसअंडरस्टैंड करती है डिफरेंट प्राइस टायर्स को, या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? कंपनीज फेल क्यों होती है? बिकॉज ये तीनों ही गलतियां कंपनीज जो है वो करती हैं। नेक्स्ट है डैश इज द लीगल प्रोसेस यूज टू फॉर्म ए कॉर्पोरेट एंटिटी और कंपनी। तो नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के लिए कि वो लीगल प्रोसेस होता है कॉर्पोरेट कंपनी या कंपनी को फॉर्म करने के लिए? तो ऑप्शन ए है इनकॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी है इम्परसेप्शन, ऑप्शन सी है इंटरसेक्शन, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ द। ऊपर में से कोई सा भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? लीगल प्रोसेस होता है जो कि यूज़ किया जाता है कॉर्पोरेट एंटिटी या कंपनी को फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लीगली डिक्लेयरिंग ए कॉर्पोरेट एंटिटी एज सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लीगली डिक्लेयरिंग ए कॉर्पोरेट एंटिटी एज ए सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर से सेपरेट एंटिटी लीगली डिक्लेयर करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज होगा? इनकॉर्पोरेशन, इम्परसेप्शन, नोटरी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज इनकॉर्पोरेशन। ऑब्वियस बात है जब कंपनी बन जाती है इनकॉर्पोरेशन में तो फिर वो ऑनर का उस पर जो है ऑनरशिप नहीं होता, वो कॉर्पोरेट एंटिटी एक सेपरेट एंटिटी हो जाती है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट दैट आर सोल्ड सेपरेटली बट दैट आर यूज टूगेदर ईच क्रिएटिंग ए डिमांड फॉर द अदर इज आर नॉन एज। तो जो प्रोडक्ट जो कि सेपरेटली सेल किए जाते हैं लेकिन वो डिमांड किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए डिमांड क्रिएट करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। उन प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट जिनको अलग से बेचा जाता है लेकिन उनकी वो जब खरीदते हैं तो उसकी साथ साथ हमें किसी और चीज़ की भी डिमांड करनी होती है। If using more of good A requires the use of more good B, this means they are कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। जैसा भी आपने पीछे देखा कि अगर आप ए ज़्यादा से ज़्यादा एक गुड यूज़ करोगे तो फिर बी की भी डिमांड उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस टाइप के गुड्स को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज कंबाइनिंग सेवरल प्रोडक्ट और सर्विस इनटू सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज फॉर ऑल इंक्लूसिव रिड्यूस्ड प्राइस। तो उसको क्या कहते हैं? जब हम सेवरल प्रोडक्ट या सर्विस को कंबाइन करके एक सिंगल पैकेज में उसको ऑल इंक्लूसिव रिड्यूस्ड प्राइस में हम उसको सेल करते हैं तो क्या कहते हैं? उसको प्रोडक्ट बंडलिंग कहते हैं, प्राइस बंडलिंग कहते हैं, बंडलिंग कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसको क्या कहा जाता है? प्राइस बंडलिंग। प्राइस बंडलिंग इज कंबाइनिंग सेवरल प्रोडक्ट एंड सर्विस, अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विस को इनटू ए सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज, एक कॉम्प्रिहेंसिव सिंगल पैकेज में रिड्यूस्ड प्राइस पे उसको हम सेल करते हैं, तो दैट इज प्राइस बंडलिंग। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर प्राइस बंडलिंग। प्राइस बंडलिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इट कैन डिक्रीज प्रॉफिट बिकॉज इट प्रमोट द परचेज ऑफ मोर देन वन आइटम, इट कैन इंक्रीज प्रॉफिट बिकॉज इट प्रमोट्स द परचेज ऑफ मोर देन वन आइटम, इट कैन इंक्रीज लॉस बिकॉज इट प्रमोट द परचेज ऑफ मोर देन वन आइटम, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है इट कैन इंक्रीज प्रॉफिट बिकॉज इट प्रमोट द परचेज ऑफ मोर देन वन आइटम। तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, इट कैन इंक्रीज प्रॉफिट बिकॉज इट प्रमोट्स द परचेज ऑफ मोर देन वन आइटम प्राइस बंडलिंग के लिए। तो प्राइस बंडलिंग के लिए ट्रू ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है प्राइस बंडलिंग एग्जाम्पल इज आर। तो प्राइस बंडलिंग जो है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? डिटर्जेंट एंड ड्रायर शीट का, ऑप्शन बी है न्यू फोन विद डेटा प्लान का, ऑप्शन सी है बेक एट होम पिज्जा एंड लार्ज सोडा, या फिर ऑप्शन डी ऑल। तो प्राइस बंडलिंग का एग्जाम्पल क्या होगा? तो ऑप्शन डी ऑल। डिटर्जेंट एंड ड्रायर शीट यहाँ पे देखिए मिल रहा है, न्यू फोन के साथ डेटा प्लान, बेक एट होम पिज्जा एंड लार्ज सोडा, ये क्या है? ये भी कंबाइंड है, तो प्राइस बंडलिंग यहाँ पे बंडल दिया जा रहा है। नेक्स्ट है इज व्हेन प्रोडक्ट आर ओनली सोल्ड टुगेदर। तो क्या होगा? प्योर बंडलिंग, मिक्स बंडलिंग, प्राइस बंडलिंग, या फिर नन। व्हेन प्रोडक्ट आर सोल्ड ओनली सोल्ड टुगेदर, जब प्रोडक्ट एक साथ सेल किए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्योर बंडलिंग। व्हेन प्रोडक्ट्स आर ओनली सोल्ड टुगेदर, जब केवल एक ही साथ बेचे जाएंगे, उनको अलग अलग नहीं बेच सकते आप, एक ही साथ बेचे जाएंगे तो उसको हम प्योर बंडलिंग कहते हैं। मिक्स्ड बंडलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, जो मिक्स्ड बंडलिंग होता है उसको क्या कहते हैं? कस्टमर बंडलिंग, कस्टम बंडलिंग, या कंज्यूमर बंडलिंग। तो ऑप्शन इज कस्टम बंडलिंग। मिक्स बंडलिंग को हम कस्टम बंडलिंग यानी कि कस्टम, और जैसे आपको चाहिए वैसे बंडल करके आप लेके जा सकते हैं। जैसे आप मिठाई की शॉप पे जाते हो तो आप कहते हैं कि एक मिठाई एक टाइप का कुछ पीस इसमें से रखिए, कुछ पीस इसमें से रखिए, कुछ पीस इसमें से रखिए, तो दैट इज कस्टमाइज्ड। तो मिक्स्ड बंडलिंग हम कस्टम बंडलिंग ही कहते हैं। नेक्स्ट है व्हेन कस्टमर्स आर ऑफर्ड टू परचेज ए बंडल और सेपरेट प्रोडक्ट ऑन देयर ऑन। व्हेन कस्टमर आर ऑफर्ड टू परचेज ए बंडल और सेपरेट प्रोडक्ट ऑन देयर ऑन, इट रिफर्स टू प्योर, मिक्स्ड, प्राइस बंडलिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन इज मिक्स्ड बंडलिंग। यहाँ पे क्या है? कस्टमर को छोड़ दे, आप अपने हिसाब से बंडल तैयार कर लीजिए, तो मिक्स्ड बंडलिंग। नेक्स्ट है एनी काइंड ऑफ प्राइस स्ट्रक्चर इन विच देयर इज ए नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड इज। एनी काइंड ऑफ प्राइस स्ट्रक्चर मीन्स देयर इज ए नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड। नॉन रिलेशन है प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड में, तो उसको क्या कहेंगे? प्योर, मिक्स बंडलिंग, प्राइस बंडलिंग, या फिर नॉन लीनियर प्राइस। तो ऑप्शन इज नॉन लीनियर प्राइसिंग कहेंगे इसको। नेक्स्ट है इन ए डैश कंपनी सेल अ पैकेज और सेट ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर ए लोअर प्राइस देन दे वुड चार्ज इफ द कस्टमर बॉट ऑल ऑफ देम सेपरेटली। तो कंपनी सेल अ पैकेज और सेट ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर ए लोअर प्राइस देन दे वुड चार्ज इफ द कस्टमर बॉट ऑल ऑफ देम सेपरेटली, यानी कि अलग अलग से खरीदते तो महंगा पड़ता है, लेकिन कंपनी उसको एक साथ बेचती है तो सस्ते में बेचती है। तो उसको क्या कहते हैं? सुप्रीम प्राइसिंग, बंडल प्राइसिंग, ग्रुप प्राइसिंग, या फिर नन ऑफ द। आंसर इज बंडल प्राइसिंग। अभी आपने देखा इकट्ठे बेच के कम प्राइस में बेचने में सस्ता पड़ता है और अलग अलग लेते तो महंगा पड़ता है, तो बंडल प्राइसिंग कहते हैं। बंडल प्राइसिंग इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर सरप्लस, बंडल बेनिफिट, पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग, या फिर ऑल ऑफ द। तो बंडल प्राइसिंग कॉन्सेप्ट जो है किस पे बेस है? तो ऑल ऑफ द। वो कंज्यूमर सरप्लस, बंडल बेनिफिट, पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग, ये बंडल प्राइसिंग का बेनिफिट होता है, इंपॉर्टेंस होता है, तो इन तीनों पे ही बेस है। नेक्स्ट है डैश इज अ प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी बाई विच अ फर्म चार्जेज द हाइएस्ट इनिशियल प्राइस दैट कस्टमर विल पे एंड देन लोअर इट ओवर टाइम। तो कौन सी स्ट्रेटजी है ये? जहाँ पे पहले हाईएस्ट होता है फिर धीरे धीरे डिक्रीज कर देते हैं। प्राइस लोअरिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, प्राइस स्कीमिंग, या फिर प्राइस स्किपिंग। तो ऑप्शन इज प्राइस स्कीमिंग। आपने मार्केटिंग में इसको अच्छे से पढ़ा होगा। प्राइस स्कीमिंग इज ऑफन यूज्ड फॉर, तो जो प्राइस स्कीमिंग है किसके लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है? न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंटर इन द मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, डिक्लाइनिंग प्रोडक्ट, या नवतोजन की एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं प्राइस स्कीमिंग, डिक्लाइनिंग प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं, फिर न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंटर इन द, जब नया प्रोडक्ट हम मार्केट में लॉन्च करते हैं तो उसके लिए करते हैं। तो ऑप्शन इज ए, न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंटर द मार्केट। जब नया प्रोडक्ट हम मार्केट में एंटर करते हैं तो उसके लिए हम प्राइस स्कीमिंग ऑफनली यूज़ कर सकते हैं। When a company strives to appeal to multiple well-defined market segment with a strategy tailored to each segment it is applying, तो यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा, देखिए when a company strive to appeal to multiple well-defined markets, multiple well-defined market segmentation segment में अलग अलग स्ट्रेटजी टेलर करके जो है वो उसमें अप्लाई करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, और या फिर डी द मेजॉरिटी फैलेसी। तो फिर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएटेड मार्केट। देखिए क्वेश्चन मार्केटिंग में क्या है कि क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे क्या है कि वेल डिफाइंड मार्केट सेगमेंट, मल्टीपल सेगमेंट, यानी कि जाहिर सी बात है कि डिफरेंशिएटेड हो गया, तो डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग यहाँ पे हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर सक्सेसफुल मार्केट सेगमेंटेशन, यानी कि आपको बताना है कि सक्सेसफुल मार्केट सेगमेंटेशन के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है। देयर मस्ट बी डिफरेंस अमंग कंज्यूमर्स, ईच सेगमेंट मस्ट बी लोकेटेड विद इन अ जोग्राफिकल एरिया, देयर मस्ट बी कंज्यूमर सिमिलरिटीज विद इन ईच सेगमेंट आइडेंटिफाइड, ईच सेगमेंट मस्ट बी लार्ज इनफ टू कवर कॉस्ट। तो इसमें से कौन सा सक्सेसफुल मार्केट सेगमेंट का क्राइटेरिया नहीं है बताना आपको। तो करेक्ट ऑप्शन है देयर मस्ट बी डिफरेंस अमंग कंज्यूमर, ये सक्सेसफुल क्राइटेरिया सेगमेंटेशन का नहीं है। बाकी तीनों क्या है सक्सेसफुल मार्केट सेगमेंटेशन के क्राइटेरिया हैं, यानी बी सी डी ये तीनों ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन इज देयर मस्ट बी डिफरेंस अमंग कंज्यूमर ये सक्सेसफुल क्राइटेरिया मार्केट सेगमेंट का नहीं है। नेक्स्ट है नैरोली फोकस्ड मार्केट दैट आर डिफाइंड बाय सम स्पेशल इंटरेस्ट आर टर्म्ड एज। तो नैरोली फोकस्ड मार्केट जो कि सम इम्पल से स्पेशल इंटरेस्ट द्वारा डिफाइन किया जाता है उनको क्या कहते हैं? टारगेट मार्केट, मास मार्केट, नीच मार्केट एंड डिफरेंशिएटेड मार्केट। तो इसको कहते हैं नीच मार्केट। देखिए सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजीशनिंग यूनिट 3 जो है आपका मार्केटिंग एनालिटिक्स में, वो सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजीशनिंग में पूरा फोकस है। तो सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजीशनिंग का हमने रिवीजन फटाफट वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें कि आप सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजीशनिंग का पूरा क्या क्या टाइप्स है, कितने बेसिस पे आप सेगमेंटेशन कर सकते हैं, पोजीशनिंग के क्या क्राइटेरिया है, टारगेटिंग कैसे करते हैं, उन पर पूरा डिटेल जो है 5 से 10 मिनट के अंदर का वीडियो है, वो आप अगर देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो जाएगा। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो वहाँ पे ये सारे टाइप ऑफ डिफरेंट मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन के बेसिस क्या है, पोजीशनिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ उसमें क्लियरली बताई गई है और फास्ट बताई गई है। कम से कम 10 मिनट में आपका पूरा वो कवर हो जाएगा। तो आप ये देख लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप एमसीक्यू को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है माइक्रो मार्केटिंग इंक्लूड। तो माइक्रो मार्केटिंग क्या इंक्लूड करता है? सेगमेंट मार्केटिंग एंड नीच मार्केटिंग, मास मार्केटिंग एंड डेमोग्राफिक मार्केटिंग, लोकल मार्केटिंग एंड इंडिविजुअल मार्केटिंग, या फिर ऑप्शन डी इंडिविजुअल मार्केटिंग एंड सेल्फ मार्केटिंग। तो माइक्रो मार्केटिंग यानी कि छोटे लेवल पे मार्केटिंग, तो यहाँ पे क्या होगा? लोकल मार्केटिंग एंड इंडिविजुअल मार्केटिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। माइक्रो मार्केटिंग में लोकल मार्केट को इंडिविजुअल मार्केटिंग हम करते हैं। नेक्स्ट है क्रैक एंड फेमस ऑइंटमेंट। क्रैक आप याद करिए, क्रैक एक क्रीम आता था, ऑइंटमेंट आता था। फ्रॉम पारस फार्मास्यूटिकल्स इज एन एग्जांपल ऑफ। वो क्रैक जो है किस चीज़ का एग्जांपल है? मास मार्केटिंग का, लोकल मार्केटिंग का, नीच मार्केटिंग का, कि विनर ऑफ द अबव का? तो ऑप्शन इज नीच मार्केटिंग। अब देखिए क्रीम सारे आते हैं, लेकिन क्रैक क्रीम जो आया था, क्रैक वो क्रीम सिर्फ जिन लोगों की एड़ियाँ फटी होती थी उनके लिए वो क्रीम आता था। तो ये क्या है? सेगमेंट के अंदर भी सेगमेंट है, तो इसको क्या कहते हैं? नीच मार्केटिंग। तो आप आसानी से उस वीडियो में समझेंगे जो हमने एसटीपी का वीडियो बताया है आपको। द मूवी स्पाइडरमैन 3 वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया इन 5 डिफरेंट लैंग्वेज। जो स्पाइडरमैन 3 था वो इंडिया में 5 डिफरेंट लैंग्वेज में लॉन्च किया गया था, भोजपुरी भी इंक्लूडिंग भोजपुरी में भी लॉन्च किया। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? लोकल मार्केटिंग का, नीच मार्केटिंग का, मास मार्केटिंग का, फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द वेब। तो ऑप्शन है लोकल मार्केटिंग का। जी हाँ, जिस लोकल लैंग्वेज में उसको डब करके उन्होंने रिलीज किया थी, लोकल मार्केटिंग कर रहे हैं। आपके लैंग्वेज में हम आपको आपका प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएंगे, दैट इज लोकल मार्केटिंग। When the focus is on making a single product and selling it to several different market segment, जब फोकस क्या होता है? सिंगल प्रोडक्ट बनाना और सेवरल डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में उसको सेल करना, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, मार्केट स्पेशलाइजेशन, या फिर फुल मार्केट कवरेज। तो उसको कहते हैं हम प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन कहते हैं, एक प्रोडक्ट सारे मार्केट में उसको सेल करना। नेक्स्ट है व्हेन द फोकस इज टू मीट द नीड ऑफ ए स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप इट इज। जब आप एक किसी स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप की नीड को फुलफिल करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, मार्केट स्पेशलाइजेशन, या फिर फुल मार्केट कवरेज। तो करेक्ट ऑप्शन है मार्केट स्पेशलाइजेशन, यानी कि आपने एक मार्केट चूज कर लिया और फिर उस मार्केट के कस्टमर्स की नीड को फुलफिल कर रहे हो, तो मार्केट स्पेशलाइजेशन होता है। ये टारगेटिंग स्ट्रेटजीज हैं ये सब। पोजिशनिंग इज व्हाट अ मैन्युफैक्चरर डज टू द माइंड ऑफ प्रोस्पेक्टेड। आप पोजिशनिंग की जो है डिफिनेशन जाते हैं, पोजिशनिंग की डिफिनेशन क्या होती है? पोजिशनिंग इज द क्रिएटिंग ए पॉजिटिव इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इन द कस्टमर माइंड। तो कस्टमर के माइंड में एक पॉजिटिव इमेज बनाना ही क्या कहलाता है? पोजिशनिंग कहलाता है। तो माइंड ऑफ प्रोस्पेक्ट में आपके जो कस्टमर्स हैं या हो सकते हैं। मेड इन जर्मनी इज एन एग्जाम्पल। आप कहते हैं ना कि मेड इन जर्मनी है, अरे ये फॉरेन का प्रोडक्ट है, ये चाइना का प्रोडक्ट है। तो ये जो मेड इन जर्मनी, तो मेड इन जर्मनी किस चीज़ का एग्जाम्पल है? पोजिशनिंग बाई प्राइस, पोजिशनिंग बाई क्वालिटी, पोजिशनिंग बाई प्रोडक्ट क्लास, या पोजिशनिंग बाई टारगेट मार्केट। तो यहाँ पे क्या होगा? मेड इन जर्मनी पोजिशनिंग एज पर क्वालिटी, यानी कि हाँ जर्मनी का बना हुआ, यानी कि क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। वहीं पर अगर आप कहते हैं मेड इन चाइना है, तो मेड इन चाइना का क्या हो जाता है? पोजिशनिंग बाई प्राइस, यानी कि हाँ सस्ता होगा। तो वहाँ पे पोजिशनिंग किससे? प्राइस के बेसिस पे की जा रही है। लेकिन मेड इन जर्मनी तो वो क्वालिटी के बेसिस पे पोजिशनिंग की जा रही है।
योर मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज करेंटली रिसर्चिंग द साइज, डेंसिटी, लोकेशन, एज एंड ऑक्यूपेशन ऑफ योर टारगेट मार्केट, विच इन्वायरमेंट इज बीइंग रिसर्च। तो आप यहाँ पे देखिए क्या है कि बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन की बात हो रही है। तो एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो रिसर्च कर रहा है साइज, डेंसिटी, लोकेशन, एज और ऑक्यूपेशन के बेसिस पे मार्केट को टारगेट करने के लिए। तो किस टाइप का सेगमेंटेशन हो गया? तो हमने जो बताया कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, उसका रिवीजन वीडियो फटाफट वाला देखेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। तो आसानी से बता सकते हैं साइज, डेंसिटी, लोकेशन, एज, ऑक्यूपेशन आपने पढ़ा है तो इसलिए बता सकते हैं कि क्या होगा ऑप्शन ए डेमोग्राफिक। अगर साइज, डेंसिटी, लोकेशन, एज, ऑक्यूपेशन इन सब के बेसिस पे जब कोई मार्केट को सेगमेंट करता है तो उसको क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, इस सोसाइटीज बेसिक वैल्यू, परसेप्शन, प्रेफरेंस एंड बिहेवियर आर ऑल पार्ट ऑफ इट्स, यानी कि किसके हैं? परसेप्शन, प्रेफरेंस, बिहेवियर किसके पार्ट होते हैं? तो ऑप्शन इज कल्चरल इन्वायरमेंट के। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग वुड बी वेज टू सेगमेंट विद इन द कैटेगरी ऑफ बिहेवियर वेरिएबल सेगमेंटेशन एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया कि जो बिहेवियर वेरिएबल सेगमेंटेशन होता है, बिहेवियर सेगमेंटेशन, उसके बेसिस पे हम सेगमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक है ऐसा जिसके जो कि बिहेवियर सेगमेंटेशन में नहीं आता। बिहेवियर सेगमेंटेशन में भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, तो उसमें इन 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि बिहेवियर सेगमेंटेशन का ऑप्शन या टाइप नहीं है। तो वो आपको बताना कि कौन सा टाइप नहीं है। तो ओकेजन, यूजर स्टेटस, लॉयल्टी स्टेटस और लाइफ स्टाइल। तो आपने अगर बिहेवियर सेगमेंटेशन पढ़ा है तो आप आसानी से बता सकते हैं यहाँ पे लाइफ स्टाइल जो है वो बिहेवियर सेगमेंटेशन नहीं है। लाइफ स्टाइल किस में आ जाता है? साइकोग्राफिक में, साइकोलॉजिकल में। व्हेन कंपनीज मार्केट प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द प्रोडक्ट एट्रीब्यूट विल डू फॉर ए गिवन सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर्स, दे आर यूजिंग ए पावरफुल फॉर्म ऑफ बिहेवियर सेगमेंटेशन नॉन एज। तब यहाँ देखिए क्या है, बिहेवियर सेगमेंटेशन का एक में जो बहुत सारे जो है टाइप होते हैं, तो उसमें ये पूछ रहा है कि व्हेन कंपनीज मार्केट प्रोडक्ट ऑन द बेसिस मार्केट प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द प्रोडक्ट एट्रीब्यूट विल डू फॉर ए गिवन सेगमेंट ऑफ, यानी कि एक सेगमेंट के कंज्यूमर्स के लिए उनके प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स क्या देंगे, उसके बेसिस पे जो है वो अपनी कंपनीज जो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करें तो उसको क्या कहेंगे। तो किस टाइप का सेगमेंटेशन है? तो यहाँ पे होगा बेनिफिट सेगमेंटेशन। बेनिफिट ऑब्वियस बात है, एक कस्टमर के एक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए ये एट्रीब्यूट, प्रोडक्ट का ये एट्रीब्यूट मिलेगा। तो एट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है? बेनिफिट होता है। तो बेनिफिट सेगमेंटेशन हो गया ये। द एबिलिटी टू रीच एंड सर्व ए मार्केट सेगमेंट डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अब देखिए सेगमेंटेशन का एक 5 इफेक्टिव क्राइटेरिया होता है, 5 इफेक्टिव क्राइटेरिया ऑफ सेगमेंटेशन। वो जो हम रिवीजन फटाफट वाला वीडियो बता रहे हैं उसमें आपको मिल जाएगा। तो उसमें जो है 5 इफेक्टिव सेगमेंटेशन आपको यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऐसा चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सर्व करता है। द एबिलिटी टू रीच एंड सर्व ए मार्केट सेगमेंट, यानी कि वो ऐसी एबिलिटी को शो करता है जिसमें कि मार्केट सेगमेंट हम रीच कर सकें और मार्केट सेगमेंट को सर्व कर सकें। तो कौन सा है? एसेसिबिलिटी। मार्केट सेगमेंटेशन में अगर एसेसिबिलिटी नहीं है तो इफेक्टिव सेगमेंटेशन नहीं होगा। तो एसेसिबिलिटी का मतलब होता है टू रीच एंड सर्व द मार्केट सेगमेंट। नेक्स्ट है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग ईच मार्केट सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस एंड सेलेक्टिंग वन और मोर सेगमेंट टू एंटर। तो आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसका मतलब होता है जिसमें कि हम इवेलुएट करते हैं हर मार्केट सेगमेंट को, हर मार्केट सेगमेंटेशन की अट्रैक्टिवनेस को, और एक कोई सेगमेंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एक या एक से ज़्यादा सेगमेंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये किसका मतलब होता है? तो ऑप्शन है मार्केट टारगेटिंग का। ऑब्वियसली मार्केट सेगमेंटेशन में क्या करते हैं, हमने मार्केट को डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद हम सबको इवेलुएट करेंगे सारे सेगमेंट को, उनमें से फिर एक या एक से अधिक हम चूज कर लेंगे, तो वो क्या होता है? मार्केट टारगेटिंग होता है। Next, dash is the process of dividing a market into a smaller group of buyer with distinct need, characteristics और behavior who might require separate product for marketing mix। तो क्या कहलाएगा? Dividing a market into a smaller group of buyer with distinct need, characteristics, behavior। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? मार्केट सेगमेंटेशन आपने सामने आ गया। तो सेगमेंटेशन में क्या होता है? डिवाइड कर देते हैं हम मार्केट को स्मॉलर ग्रुप में, डिफरेंट नीड, कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके बिहेवियर के बेसिस पे। नेक्स्ट, अनदर वर्ड फॉर कंप्लीट सेगमेंटेशन इज, तो कंप्लीट सेगमेंटेशन के लिए अनदर वर्ड क्या है? माइक्रो मार्केटिंग। यूएसपी स्टैंड फॉर, आपको बताना है कि यूएसपी का मतलब क्या होता है? यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट, यूनिक सेलिंग प्रोग्राम, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, या फिर नन ऑफ द अबव। यूएसपी क्या होता है? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस इज यूज टू सेपरेट टू ग्रुप इज, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस इज यूज टू सेपरेट टू ग्रुप। तो वो 2 ग्रुप कौन से हैं? डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस, कैनोनिकल वैरायटीज एनालिसिस, डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एक्सेस, कैनोनिकल वैरायटीज एक्सेस। तो ऑप्शन इज डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस। तो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस जो कि दो ग्रुप को सेपरेट करने के लिए यूज होता है उसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस इज यूज टू सेपरेट मोर देन 2 ग्रुप इज, अब 2 से ज़्यादा ग्रुप को अगर सेपरेट करना है तो उसमें जो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस यूज है उसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस, कैनोनिकल वैरायटीज एनालिसिस, डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एक्सेस, कैनोनिकल वैरायटीज एक्सेस। तो ऑप्शन इज कैनोनिकल वैरायटीज एनालिसिस। देखिए 2 ग्रुप से ज़्यादा है और उसको सेपरेट करना है डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस से तो उसको कैनोनिकल वैरायटीज एनालिसिस कहते हैं। वहीं पे अगर जो है एक 2 ग्रुप है, सिर्फ 2 ग्रुप है और उनको सेपरेट करना तो डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि
Dash is a statistical tool with an objective to assess the adequacy of a classification given the group membership or to assign object to one group among a number of group. तो इसको क्या कहेंगे? तो ऑप्शन है क्रीमेंट एनालिसिस, कैनोनिकल एनालिसिस, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस या फिर ग्रुप एनालिसिस. तो ऑप्शन इज डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस. डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस क्या है? इज ए स्टैटिस्टिकल टूल विथ एन ऑब्जेक्टिव टू असेस द एडुकेसी ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन कितना एडुकेट है. गिव द ग्रुप मेंबरशिप, ग्रुप को एक मेंबरशिप देता है, और टू असाइन ऑब्जेक्ट टू वन ग्रुप अमॉन्ग ए नंबर ऑफ ग्रुप. तो उसमें हम डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का यूज करते हैं. डैश इज द मैथमेटिकल मॉडल टू डिस्कवर ग्रुप ऑफ सिमिलर कस्टमर. मैथमेटिकल मॉडल है टू डिस्कवर ग्रुप ऑफ सिमिलर कस्टमर बेस्ड ऑन द फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट वेरिएशन अमॉन्ग द कस्टमर विद इन ईच ग्रुप. तो स्मॉलेस्ट वेरिएशन जो मिलता है हर ग्रुप में, उसके बेसिस पे हम डिस्कवर करते हैं सिमिलर ग्रुप को. तो वो मैथमेटिकल मॉडल कौन सा है? तो ऑप्शन है क्लस्टर एनालिसिस. क्लस्टर एनालिसिस इज द मैथमेटिकल मॉडल टू डिस्कवर ग्रुप ऑफ सिमिलर कस्टमर बेस्ड ऑन फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट वेरिएशन अमॉन्ग द कस्टमर विद इन ईच ग्रुप. नेक्स्ट है होमोजीनियस ग्रुप इन क्लस्टर एनालिसिस आर नॉन एज. तो जो होमोजीनियस ग्रुप होते हैं क्लस्टर एनालिसिस में, उसको हम क्या कहते हैं? कस्टमर आर्किटाइप, पर्सोनाज ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन ए एंड बी दोनों कहते हैं. कस्टमर आर्किटाइप और पर्सोनाज भी कहते हैं, या फिर डी नन, कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है. तो होमोजीनियस ग्रुप इन क्लस्टर एनालिसिस हम उसको कहते हैं कस्टमर आर्किटाइप या फिर पर्सोनाज. नेक्स्ट है इट इज़ बेसिकली अ टेक्निक टू रिप्रेजेंट व्हाट पीपल थिंक अबाउट प्रोडक्ट और सर्विस पीपल और आइडिया. तो उसको क्या कहते हैं? बेसिकली टेक्निक होता है नीचे दिखे ऑप्शन में से, जो परसेप्चुअल मैपिंग है, परसेप्शन है, स्टीरियोग्राफ है या फिर नन. तो ये जो ऑप्शन है इनमें से कोई एक टेक्निक है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि पीपल क्या सोचता है आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, पीपल या आइडिया के बारे में. तो उसको हम क्या कहते हैं? परसेप्चुअल मैपिंग कहते हैं. परसेप्चुअल मैपिंग एक टेक्निक होता है टू रिप्रेजेंट व्हाट पीपल थिंक अबाउट प्रोडक्ट और सर्विस पीपल और आइडिया. CLTV स्टैंड फॉर, आपको बताना है कि CLTV क्या होता है. तो CLTV क्या होता है? कंपटीटर लाइफ टाइम वैल्यू, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कंपनी लाइफ टाइम वैल्यू या फिर नन ऑफ द. तो हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट में CLTV पढ़ा हुआ था. क्या है? कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होता है CLTV. कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कि एक कंपनी को कस्टमर लाइफ टाइम में कितना वैल्यू देके जाता है. द बेसिक फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग CLTV इज द फॉलोइंग. तो CLTV जो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है, उसको जो बेसिक फॉर्मूला उसको कैलकुलेट करने का वो कौन सा है? तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आसानी से यहाँ पे बता सकते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन है एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंटू नंबर ऑफ रिपीट सेल इंटू एवरेज रिटेंशन टाइम. एवरेज ऑर्डर वैल्यू के एवरेज कितना ऑर्डर करता है, कितना रिपीट सेल करता है, नंबर ऑफ रिपीट सेल और एवरेज रिटेंशन टाइम. तो ये अगर आप कैलकुलेट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, तो CLTV कैलकुलेट होगा. तो ये बेसिक फॉर्मूला है CLTV को कैलकुलेट करने के लिए. इन मार्केटिंग कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इज ए मैट्रिक दैट रिप्रेजेंट. तो CLV जो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होता है वो मार्केटिंग में क्या रिप्रेजेंट करता है? द टोटल नेट प्रॉफिट ए कंपनी मेक फ्रॉम एनी गिवन कस्टमर, द टोटल नेट लॉस ए कंपनी मेक फ्रॉम एनी गिवन कस्टमर, या फिर द टोटल नेट प्रॉफिट ए कस्टमर कंज्यूमर मेक फ्रॉम एनी गिवन कस्टमर, या फिर ऑल ऑफ द एबव. ऊपर के तीनों ही कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू मार्केटिंग में शो करता है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, यानी कस्टमर से हमें लाइफ टाइम में कितना वैल्यू मिला. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, द टोटल नेट प्रॉफिट ए कंपनी मेक्स फ्रॉम एनी गिवन कस्टमर. किसी कस्टमर से टोटल कितना प्रॉफिट जो है कस्टमर कंपनी ने बनाया है, उसको हम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कहते हैं मार्केटिंग में. ओके. नेक्स्ट है एवरेज कार्ट. तो एवरेज कार्ट का फॉर्मूला क्या होता है? जो एवरेज कार्ट यानी कि कार्ट में जो कस्टमर सामान लेके जाता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन ए टर्नओवर अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑप्शन बी नंबर ऑफ ऑर्डर डिवाइडेड बाय टर्नओवर, ऑप्शन सी नंबर ऑफ ऑर्डर डिवाइडेड बाय प्रॉफिट, ऑप्शन डी नंबर ऑफ ऑर्डर डिवाइडेड बाय लॉस. तो एवरेज कार्ट का फॉर्मूला है टर्नओवर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर. नंबर ऑफ ऑर्डर कितने थे, उसमें टर्नओवर कितने हुए. तो टर्नओवर डिवाइडेड नंबर ऑफ कार्ट क्या कहते हैं? एवरेज कार्ट कहते हैं. नेक्स्ट है 30th परचेज फ्रीक्वेंसी. परचेज फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्डर डिवाइडेड बाय यूनिक कस्टमर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, यूनिक कस्टमर डिवाइडेड बाय सेल्स, या फिर यूनिक कस्टमर डिवाइडेड बाय प्रॉफिट. तो परचेज फ्रीक्वेंसी यानी कि कितनी कितनी जल्दी वो परचेज करता है कोई कस्टमर प्रोडक्ट को. तो नंबर ऑफ ऑर्डर डिवाइडेड बाय यूनिक कस्टमर, तो दैट इज परचेज फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट है कस्टमर वैल्यू. कस्टमर वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? एवरेज कार्ट इंटू सेल्स फ्रीक्वेंसी, एवरेज कार्ट इंटू परचेज ऑर्डर, एवरेज कार्ट इंटू परचेज फ्रीक्वेंसी, या फिर ऑप्शन डी नन, कोई भी नहीं होता. तो कस्टमर वैल्यू क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है? एवरेज कार्ट इंटू परचेज फ्रीक्वेंसी. तो कस्टमर वैल्यू निकल जाएगी एवरेज कार्ट इंटू परचेज फ्रीक्वेंसी. तो कस्टमर वैल्यू आ जाएगी. लाइफ वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे कैसे आपको हिंट के तौर पे दे दिया गया कि इसको भी आप याद कर लेगा, हो सकता है पूछा जा सकता है. तो लाइफ वैल्यू इज इक्वल टू टोटल कस्टमर रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट फॉर कस्टमर. तो आप याद रखिएगा लाइफ वैल्यू क्या होता है किसी की चीज़ का. लाइफ वैल्यू मार्केटिंग में टोटल कस्टमर रेवेन्यू, जो भी टोटल कस्टमर से रेवेन्यू आया है माइनस करके टोटल कॉस्ट फॉर कस्टमर, जो कस्टमर्स के ऊपर हमने कॉस्ट लगाया और कस्टमर से रेवेन्यू कितना आया, उसके बीच का डिफरेंस जो कहलाता है वो क्या कहता है? लाइफ वैल्यू कहलाता है. तो ये यूनिट थी, तो कुछ क्वेश्चन थे. इस वीडियो हम मार्केटिंग एनालिटिक्स से यूनिट 4 और 5 से जो है MCQ प्रैक्टिस करेंगे, 4 और 5 दोनों से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं.
क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ डैश इज टू डिटरमाइन व्हाट प्रोडक्ट्स कस्टमर परचेज टुगेदर। तो जो पर्पज होता है नीचे दिए ऑप्शन में से किसका पर्पज होता है जो डिटरमाइन करता है कि कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट परचेज करेगा एक साथ। तो ऑप्शन है मार्केट बीटा एनालिसिस, मार्केट बास्केट एनालिसिस, सी है मार्केट जीटा एनालिसिस या फिर डी है मार्केट बोटल एनालिसिस। तो अब यहाँ पे देखिए कस्टमर एक साथ सारे प्रोडक्ट को परचेज करेगा उसको क्या कहेंगे मार्केट बास्केट एनालिसिस। बास्केट पार्टी उसमें सारे सामान रख लिया जो भी कस्टमर को चाहिए। तो मार्केट बास्केट एनालिसिस द पर्पज ऑफ मार्केट बास्केट एनालिसिस इज टू डिटरमाइन व्हाट प्रोडक्ट कस्टमर परचेज टुगेदर। नेक्स्ट है ए स्टोर कुड यूज this information to place product frequently sold together into the same area while a catalog or world wide web merchant could use it to determine the layout of their catalog and order form। तो ये किस में होता है स्टोर में क्या होता है कि आप क्या कहते हो कि डिफरेंट जो फ्रिक्वेंटली परचेज्ड आइटम होते हैं प्रोडक्ट होते हैं उनको एक जगह रख देता है ताकि लोग आए वहाँ से खरीदो और चले जाएं। तो इसको हम क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं मार्केट बास्केट एनालिसिस एक जगह इकट्ठा। नेक्स्ट है डैश इन्वॉल्व डिस्प्लेइंग प्रोडक्ट और सर्विसेज एस्थेटिकली यूजिंग वेरियस ऑब्जेक्ट कलर शेप मटेरियल डिजाइन एंड स्टाइल टू अट्रैक्ट द कस्टमर। किसको कहते हैं प्रोडक्ट मर्चेंडाइजिंग को, विजुअल मर्चेंडाइज को नन। यानी कि किस में होता है जिसमें उनकी ऑब्जेक्ट कलर शेप मटेरियल डिजाइन स्टाइल से उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं उस प्रोडक्ट को सर्विस को ताकि वो लोग उसको अट्रैक्ट हों उसकी तरफ। तो उसको कहते हैं ऑप्शन बी विजुअल मर्चेंडाइजिंग यानी कि विजुअली दिखा के आपको उसको परचेज करवाना सेल करना। यूज्ड इन मॉल्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है वो मॉल या डिपार्टमेंटल स्टोर में यूज़ होता है लूप लेआउट, फ्री लेआउट, ग्रिड लेआउट या फिर नन ऑफ दिस। तो मॉल एंड डिपार्टमेंटल स्टोर में लूप लेआउट यूज़ होता है। नेक्स्ट है मेनली यूज्ड इन ग्रोसरी स्टोर। तो ग्रोसरी स्टोर में कौन सा लेआउट यूज होता है आपको बताना है लूप लेआउट, फ्री लेआउट या ग्रिड लेआउट या फिर नन ऑफ दिस कोई सा भी लेआउट नहीं होता। तो ग्रोसरी स्टोर में नॉर्मली ग्रिड लेआउट होता है यूज होता है। नेक्स्ट है फॉलोड मेनली इन लग्जरी रिटेल और फैशन स्टोर। तो लग्जरी रिटेल या फैशन स्टोर में कौन सा लेआउट यूज होता है तो आपने देख लिया होगा फ्री लेआउट। लग्जरी रिटेल या फैशन फ्री लेआउट होता है कोई भी ऐसा नहीं कहीं पे कोई सामान अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है डैश इज ए डायरेक्ट प्रोसेस इन विच द सेल्स पर्सन टॉक्स टू द कस्टमर एंड स्टीयर्स देम टुवर्ड मेकिंग ए परचेज। तो यहाँ पे क्या होता है उसको क्या कहते हैं प्रोसेस जहाँ पे सेल्स पर्सन सीधे कस्टमर से बात करता है और उनको खरीदने के लिए मजबूर करता है या फिर स्टीयर करता है। तो ऑप्शन है सेल, मार्केटिंग, सी है प्रोडक्ट, डी है सर्विस। तो सेल्स क्या होता है ऑप्शन सेल्स में आप देखते होंगे जब आप किसी बिग बाजार में जा रहे हैं या फिर कहीं किसी उसमें जा रहे हैं आप प्रोडक्ट परचेज करने तो वहाँ पे जो सेल्स पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं आपको बोलते हैं हाँ सर क्या चाहिए आपको बताइए तो आप ये ले लीजिए इसमें ऑफर है, आप ये ले लीजिए सस्ता है, आप ये ले लीजिए ये अच्छा है। तो इस तरीके से करके वो आपको क्या कहते हैं प्रोडक्ट को परचेज करवाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं सेल्स कहते हैं। ट्रिपल एम स्टैंड फॉर तो मार्केटिंग एनालिसिस में ट्रिपल एम क्या होता है मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग, मार्केटिंग मैनेज मॉडलिंग या फिर मार्केटिंग मैनेज मॉडल। तो ऑप्शन है मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग जो कि एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है। तो ट्रिपल एम स्टैंड फॉर मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग जो कि एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टेक्निक है। It is an attempt to know whether the message designed properly has reached the greatest number of prospects at the least practical cost। तो आपको बताने कि नीचे कौन सा ऐसा टेक्निक है जिसमें कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो मैसेज डिज़ाइन किया गया वो प्रॉपरली रीच्ड हो गया है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कस्टमर तक और कम प्रैक्टिकल कॉस्ट में लीस्ट प्रैक्टिकल कॉस्ट में। तो उसको क्या कहते हैं एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, एडवर्टाइजिंग रिसर्च या फिर रिसर्च मेथोलॉजी। यहाँ पे देखिए क्या है कि अटेम्प्ट टू नो हम जानना चाहते हैं कि जो हमारा मैसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा है कम से कम कॉस्ट में। तो उसको कहते हैं एडवर्टाइजिंग रिसर्च कहते हैं। टेस्टिंग बिफोर द एडवर्टाइजिंग कैंपेन बिगिन रिफर्स टू जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन शुरू होता है उससे पहले जो हम टेस्टिंग करते हैं उसको क्या कहते हैं प्री टेस्टिंग, कंकरेंट टेस्टिंग या फिर पोस्ट टेस्टिंग या फिर नन कोई भी नहीं। तो ऑप्शन है प्री टेस्टिंग नाम से क्लियर होगा कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन शुरू होने से पहले प्री टेस्टिंग। नेक्स्ट है CPC स्टैंड फॉर। तो CPC आपने सब सुने होंगे आजकल नेट का इंटरनेट का जमाना है सब लोग देखते हैं। तो CPC क्या होता है कॉस्ट पर क्लिक, कॉल पर कॉस्ट, क्लिक पर कॉस्ट या फिर कॉस्ट पर कस्टमर। तो सबको पता है करेक्ट ऑप्शन इज ए कॉस्ट पर क्लिक। CPC स्टैंड कॉस्ट पर क्लिक यानी कि एक क्लिक पर क्या कॉस्ट आ रही है। CPA स्टैंड फॉर CPA क्या होता है तो कॉस्ट पर एनुअल, कॉस्ट पर एक्विजिशन, क्लिक पर एक्विजिशन या फिर ऑप्शन डी नन। तो ऑप्शन है कॉस्ट पर एक्विजिशन यानी कि एक को एक्वायर करने में क्या कॉस्ट आ रही है कॉस्ट पर एक्विजिशन। CPA, CPC कॉस्ट पर क्लिक। PPC स्टैंड फॉर अब PPC क्या होता है पे पर क्लिक, पेमेंट पर कस्टमर, पे पर कॉल या पेमेंट पर कॉल। तो PPC इज पे पर क्लिक एक क्लिक पर कितना पेमेंट आप कर रहे हैं। नेक्स्ट है डैश इज एन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मॉडल इन विच एडवर्टाइजर पे ईच टाइम अ यूजर क्लिक ऑन वन ऑफ देयर ऑनलाइन एड। यानी कि एक ऐसी एडवर्टाइजिंग मॉडल है जहाँ पे एडवर्टाइजर क्या करता है पे करता है हर एक क्लिक पे जो भी ऑनलाइन एड्स आते हैं। PPC, CPC, CPCP या CCP। तो अभी आपने देखा PPC पे पर क्लिक तो PPC करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन है PPC। नेक्स्ट है व्हाट इज SERP। SERP क्या होता है सर्च इंजन रोल प्ले, सर्च इंजन रिक्रूटमेंट पेज, सर्च इंजन रिजल्ट पेज या फिर
नन ऑफ द अबव। ऑप्शन इज सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SERP, यानी कि जो सर्च इंजन होता है उसमें रिजल्ट पेज जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर आपने सर्च इंजन गूगल तो है, गूगल में आपने कुछ डाला सर्च किया, जो पेज आता है उसको क्या कहते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SERP। दिस टेक्निक इज मेंट फॉर दोज कंपनीज दैट नीड इन डेप्थ ग्रैनुलर और क्वांटिटेटिव नॉलेज ऑफ व्हाट माइट बी इम्पैक्टिंग सेल्स एंड हाउ इट कैन बी चेंज्ड इन वन डायरेक्शन और द अदर एज नेसेसरी। तो आपको बताने की कौन सी टेक्निक है जिसमें कि कंपनीज जो है इन डेप्थ ग्रैनुलर और क्वांटिटेटिव नॉलेज ऑफ व्हाट माइट बी इम्पैक्टिंग सेल, यानी कि उनके सेल को क्या इम्पैक्ट करता है, हाउ इट कैन बी चेंज, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, इन वन डायरेक्शन और अदर, या किसी एक डायरेक्शन या किसी दूसरे डायरेक्शन में हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके स्टडी को क्या कहते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस, डिमांड फोरकास्टिंग, मीन या मीडियन। तो ऑप्शन इज रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है। नेक्स्ट है मार्केटिंग एक्सपर्ट टिपिकली यूज ट्रेंड फोरकास्टिंग टू हेल्प डिटरमाइन पोटेंशियल फ्यूचर सेल्स ग्रोथ इंक्लूड। तो आपको बताना है कि जो मार्केटिंग एक्सपर्ट होते हैं वो ट्रेंड फोरकास्टिंग जो है यूज ट्रेंड फोरकास्टिंग टू हेल्प डिटरमाइन पोटेंशियल फ्यूचर सेल, फ्यूचर में क्या सा कितना सेल ग्रोथ होगा उसको डिटरमाइन के लिए कौन सा यूज करते हैं, टाइम सीरीज एंड ट्रेंड, कांस्टेंट पैटर्न इन डाटा, लीनियर पैटर्न इन डाटा, या फिर ऑल द अबव। तो कौन सा ट्रेंड मेथड यूज़ करते हैं फोरकास्टिंग के लिए, तो ऑल द अबव। तो जो मार्केटिंग एक्सपर्ट होते हैं वो टाइम सीरीज एंड ट्रेंड भी यूज़ करते हैं, कांस्टेंट पैटर्न इन डेटा भी यूज़ करते हैं, लीनियर पैटर्न इन डेटा भी यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन दी फ्यूचर सेल्स ग्रोथ। Next, dash is a characteristics of a time series in which the data experiences regular and predictable changes that recur every calendar year. is a characteristics, आपको बताना कि characteristics है एक जो किसका, टाइम सीरीज का, इन विच डेटा एक्सपेंसेस रेगुलर एंड प्रिडिक्टेबल चेंज है, वो रेगुलर चेंज होता है और प्रिडिक्टेबल चेंज होता है एवरी कैलेंडर, हर एक कैलेंडर ईयर में। तो उसको क्या कहते हैं, सीजनैलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम सीरीज या फिर एकेडमिक ईयर। तो ये है सीजनैलिटी। ऑप्शन ए, सीजनैलिटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम सीरीज इन विच द डेटा एक्सपीरियंस रेगुलर एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस दैट रिकर एवरी कैलेंडर ईयर। तो सीजनैलिटी एक सीजन होता है हर एकेडमिक ईयर में, वो सीजन आता है और एक प्रिडिक्टेबल चेंज हमें पता होता है कि हाँ ठंडी के मौसम में ठंडी वाले कपड़े पहनने, गर्मी का मौसम आएगा तो गर्मी वाले कपड़े सेल होंगे। तो ये एक प्रिडिक्टेबल चेंजेस है किसी भी एकेडमिक कैलेंडर में। सीजनैलिटी में भी, तो सीजनैलिटी जो है वो कैसे हो सकता है, ईयरली, मंथली, वीकली या फिर ऑल। तो ऑप्शन है सीजन, भाई ऑब्वियस सी बात है वो तीन हो सकता है, ईयरली भी सीजनल हो सकता है चेंजेस, मंथली चेंजेस भी हो सकते हैं, वीकली चेंजेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है दिस टेक्निक इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ चॉइस पीपल मेक एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रीजंस बिहाइंड दोज चॉइसेस। तो कौन सा टेक्निक है जिसमें कि पीपल कौन सा चॉइस चूज करते हैं उसका एनालिसिस करते हैं और डिटर्मिनेशन ऑफ रीजन बिहाइंड दोज चॉइस, और वो चॉइस क्यों किया गया उसके पीछे का रीजन भी डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो पीपल होते हैं वो कौन सी चॉइस कर रहे हैं उसको एनालाइज करना, और उन्होंने क्यों चॉइस किया उसको भी एनालाइज करना, उसको डिटरमाइन करना। उस टेक्निक को क्या कहते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस, मीन, मीडियन या कॉन्जॉइंट एनालिसिस। तो ऑप्शन है कॉन्जॉइंट एनालिसिस, उसको कहते हैं कि क्यों पीपल ने कोई भी चीज़ चॉइस की, चूज़ की, और उसके पीछे क्या रीजन रहा होगा उस चीज़ को चूज करने का, वो भी पता करते हैं। तो कॉन्जॉइंट एनालिसिस हम कहते हैं उसको। कॉन्जॉइंट एनालिसिस कैन ब्रेक डाउन लार्ज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इनटू। तो जो कॉन्जॉइंट एनालिसिस होता है वो लार्ज नंबर को ब्रेक डाउन करता है इनटू बंडल्स फॉर इवोल्यूशन कंपेरिजन, कितने बंडल्स, नंबर ऑफ बंडल्स बताने की कितने बंडल में जो है वो इवोल्यूशन और कंपेरिजन के लिए ब्रेक डाउन करता है कॉन्जॉइंट एनालिसिस में लार्ज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को, 2, 4, 6 या फिर स्मॉलर। तो करेक्ट ऑप्शन इज स्मॉलर। कंजॉइंट एनालिसिस कैन ब्रेक डाउन लार्ज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इनटू स्मॉलर बंडल फॉर इवोल्यूशन कंपेरिजन, यानी कि जो लार्ज डेटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉलर डेटा में कन्वर्ट करके फिर उसको एनालिसिस करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। ओके, तो यूनिट 4 और यूनिट 5 से ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, टॉपिक्स थे। अच्छे से थ्योरी को पढ़िए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए और क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, और उसके बाद उसको जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनसे रिलेट करके करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करिए अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस, थैंक यू।